ओके जी, आज का टॉपिक जो है वो कंटिन्यूएशन है कल के चैप्टर की। रॉक्स का चैप्टर था और उसमें हम लोगों ने इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक सॉरी सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो कवर कर ली थी। अब आज का जो टॉपिक है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स और उसके साथ रॉक साइकिल का है। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इसमें जो वर्ड है मेटामॉर्फिक, उसको हमने कल आइडेंटिफाई किया था कि it refers to two words, meta, which is a Greek word, refers to change, and morpho, which is actually the shape or the form. So जैसा मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग हम देखते हैं कि एग है और टैडपोल है और फिर फ्रॉग बनता है, या मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई जो हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, कि किस तरह से एग से पहले लार्वा फिर प्यूपा और उसके बाद बटरफ्लाई की फॉर्मेशन होती है। So metamorphic rocks को हम simply define करते हैं कि rocks that have changed and they were once igneous or sedimentary rocks or even metamorphic rocks. Pressure and heat change the rocks, और इसमें जो basic concept है heat का वो ये है कि it should not involve the melting of the materials. Materials का melt होना जो है वो consider नहीं किया जाएगा, otherwise अगर वो material melt होकर rock form होती है तो उस सूरत में वो रॉक जो है वो इग्नियस रॉक कहलाएगी। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो यही थी, द रॉक्स दैट हैव अंडरगॉन चेंज विदाउट मेल्टिंग एंड डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, मेल्टिंग ना हो, टेम्परेचर बढ़े, लेकिन वो उसको बेक करे, उसको हीट अप करे, उसे मेल्ट ना करवाए, और डिसइंटीग्रेशन ना हो स्ट्रक्चर की, क्योंकि अगर डिसइंटीग्रेशन केमिकली या फिजिकली हो गई तो उस सूरत में वो सेडिमेंट्री रॉक कंसिडर की जाएगी। प्रेशर बेस्ड मेटामॉर्फिज्म है और हीट बेस्ड मेटामॉर्फिज्म है, ये दो इसकी टाइप्स बनती हैं, वही इसके प्रोसेसेस हैं मेटामॉर्फिज्म के। उन प्रोसेसेस को हम जो नाम देते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि या तो हम इसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहेंगे, या थर्मल मेटामॉर्फिज्म की टर्म यूज़ की जाती है, और साइंटिफिकली इसको नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स की टाइप भी कहा जाता है। उसके कंपैरिजन में जो प्रेशर इंड्यूस्ड मेटामॉर्फिज्म है उसमें आपको जो टर्म्स मिलेंगी उसमें रीजनल मेटामॉर्फिज्म की टर्म मिलती है या फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स की टर्म मिलती है। यहाँ पे दो लिमिट्स डिफाइन करने की जरूरत है। द टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ दैट मटेरियल, and the pressure will be more than the pressure exerted by the sedimentary pressure। जो हम लोगों ने sedimentary rocks में compaction का process पढ़ा था, उसमें जो upper layers of sediments थी, उन layers का जो pressure था वो burden था सिर्फ, लेकिन यहाँ पे pressure इतना ज़्यादा exert हो रहा होता है rock structure के ऊपर कि वो उसको फोलिएट कर देता है। फोलियो का वर्ड जो है वो लीफ से रिलेटेड है, लैटिन लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड है। फोलियो का मतलब सिंपल थिन लेयर या लीफ की सूरत में, जैसे हम वेजिटेशन के लिए फोलिएज का वर्ड यूज करते हैं। उस हवाले से यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि टेम्परेचर बेस्ड मेटामॉर्फिज्म जो है वो लोकलाइज्ड टाइप का मेटामॉर्फिज्म होता है, और इसमें आमतौर पे मैग्मा या लावा जो है वो अपने एडजेसेंट कांटेक्ट में आने वाली जो रॉक्स हैं उनको बेक कर देता है। कॉमन लाइफ में इसकी एग्जांपल देखी जाए तो हम देखते हैं कि जो मिट्टी बनाने के भट्टे होते हैं उसमें कच्ची मिट्टी की ईंटें बनाई जाती हैं, और फिर उन ईंटों को जो है वो बेक किया जाता है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो जाता है। तो उस हवाले से जो रॉक्स हैं अगर वो बेक हो रही हैं, अगर वो हीट अप हो रही हैं, तो उस तरह के मेटामॉर्फिज्म को थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है या जो क्रिस्टल्स हैं रॉक्स के या जो ग्रेन्स हैं रॉक्स के, वो स्क्वीज नहीं हो रहे होते क्योंकि इसमें प्रेशर इन्वॉल्व नहीं है। इसमें पार्शियल मेल्टिंग हो सकती है लेकिन कंप्लीट मेल्टिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, और उसकी वजह से जो अपीयरेंस ऑफ रॉक है वो चेंज हो जाती है। और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म इसी सेंस में इसको यूज किया जा रहा है टर्म के इट द रॉक्स आर एक्चुअली कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द मोल्टन लावा और मैग्मा।
सो अगर कहीं पे लावा फ्लो कर रहा है तो वो लावा जिस सरफेस के ऊपर से फ्लो करेगा वहाँ पे वो रॉक्स को जो है वो बेक कर देगा, उनको हीट अप कर देगा, और उनके हीट अप होने से उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी, उनकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। इसी तरह से जहाँ पे हमने इंट्रूसिव रॉक्स देखी थी, तो इंट्रूसिव रॉक्स में जहाँ पे हम लोगों ने इग्नियस रॉक्स को स्टडी किया था, उसमें भी ऐसा ही मैकेनिज्म जो था वो प्रिवेल कर रहा था कि जैसे कहीं पे जहाँ पे मैग्मा जो है वो राइज कर रहा होता है और मुख्तलिफ रॉक स्ट्रक्चर्स के साथ कांटेक्ट में आ रहा होता है, तो जहाँ जहाँ पे वो कांटेक्ट में आएगा वहाँ पे वो रॉक्स को हीट अप करेगा, उनको बेक करेगा, और उनसे उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चरिंग है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो चेंज हो जाएगी। उसके कंपैरिजन में जब हम रीजनल मेटामॉर्फिज्म की बात करते हैं तो इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है कि हमारा जो आउटर क्रस्ट ऑफ द प्लैनेट है वो सेगमेंटेड है, जैसे आपको यहाँ पे एक सेगमेंट नज़र आ रहा है प्लेट के तौर पे, और एक प्लेट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। सो इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये हमारा कल का चैप्टर होगा कि जिसमें हम टेक्टोनिक प्लेट्स और प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी जो है उसको फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना रेफरेंस दिया जा सकता है कि जो सेगमेंट्स या ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स हैं, मैसिव ब्लॉक्स जो कि क्रस्ट का पोर्शन बनाते हैं, दीज आर सेगमेंटेड एंड दीज आर फ्लोटिंग ऑन मैग्मा, और ये एक दूसरे से कहीं पे स्ट्राइक कर रहे होते हैं, कहीं पे ये प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर जस्ट लाइक दिस डाइवर्जेंट मूवमेंट। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यह एक प्लेट है और दूसरी प्लेट उसके साथ कोलाइड कर रही है। अब ये रेफर कर रही है सी सरफेस को, इसके ऊपर कुछ सेडिमेंट्स पड़े हैं और वो सेडिमेंट्स जो हैं वो भी इस कांटेक्ट जोन में आके स्क्वीज होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो स्क्वीज होंगे, जब कंप्रेस होंगे, प्रेशराइज होंगे, तो फिर जो रॉक स्ट्रक्चर चेंज होगा वो फोलिएटेड होगा। फोलिएटेड का मतलब ये है कि ग्रेन्स जो है वो अपनी फॉर्म्स चेंज कर जाएंगे, वो स्क्वीज हो जाएंगे, वो थिन लेयर्स और फिल्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या चिप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस तरह से बनने वाली जो रॉक्स हैं इनको हम प्रेशर इंड्यूस्ड मेटामॉर्फिज्म, उसके बेस के ऊपर बनने वाली ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, या फिर इनको हम जो है वो रीजनल मेटामॉर्फिज्म का नाम देते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा रीजन जो है वहाँ की रॉक्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो चेंज हो रही होती है। सो उस हवाले से इसको रीजनल मेटामॉर्फिज्म इसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नेचर की बेस पे कहा जाता है, जबकि कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म जो है, जो कि हीट बेस्ड मेटामॉर्फिज्म था, एंड दैट वाज रिलेटेड टू लावा फ्लोज एंड लावाज एंड मैग्मा के साथ कांटेक्ट के साथ रिलेट किया गया था। वहाँ पे सिर्फ एक थिन सरफेस जो है रॉक की जो कांटेक्ट में आ रही थी वो हीट अप होके बेक हो रही थी, और उसके अंदर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, या उसकी अपीयरेंस में चेंज आ रहा था, या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी। लेकिन जब आप रीजनल मेटामॉर्फिज्म की बात करते हैं तो वो बहुत एक्सटेंसिव एरिया पे अकर करता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हमारा जो पोठवार से लेकर हिमालयन रेंज तक का एरिया है, वहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री हम फॉलो करते हैं वो कुछ इस तरह से थी कि हमारे पास एक ब्लॉक है टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान जिसको हम यूरेशियन प्लेट का नाम देते हैं, ठीक है, एंड दैट इज बियॉन्ड हुंजा एंड गिलगित एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया जो है इसको नाम दिया जाता है यूरेशियन प्लेट का। इसमें पूरा चाइना और रशिया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया जो है वो इस प्लेट का हिस्सा कंसिडर किया जाता है। यूरेशियन प्लेट से आके एक प्लेट कोलाइड हुई जिसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं, और इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट दैट मूव्ड टुवर्ड्स दिस प्लेट, और उसकी मूवमेंट की वजह से ये हुआ कि जब यहाँ पे कुलियन हुआ तो उस कुलियन के पॉइंट पे जो रादर जो इंडियन प्लेट थी और जो यूरेशियन प्लेट थी उसके दरमियान में यहाँ पे एक एरिया था जिसको टेथिस सी का नाम दिया जाता है। ये एक प्री हिस्टोरिक सी है और इसके रेमिनेंट्स जो हैं वो हमें सॉल्ट रेंज पंजाब की यहाँ पे इसमें नज़र आता है। उसके अलावा पोटोआर का जितना भी इलाका है वो इस सी के एरिया को रेफर करता है।
क्योंकि यहाँ पे अगर हम रॉक टाइप्स देखें तो ज़्यादातर वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उसमें रेड कलर का जो स्टोन है, मिट्टी का पहाड़ है, वो शेल है, जो कि क्ले के सेडिमेंट्स जो सी बेड में अक्यूमुलेट हुए थे, ये उनकी वजह से यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको जहाँ पे जो फर्दर रॉक टाइप मिलती है इन द एरिया ऑफ पोठोहार, वो आपको मिलती है लाइमस्टोन, उसके साथ साथ आपको रॉक सॉल्ट भी मिलता है। इसके अलावा कोल और पेट्रोलियम की डिपॉजिट्स भी हैं। तो ये सारी वो रॉक्स हैं जो कि जैसे कोल है वो भी वेजिटेटिव पार्ट्स या वेजिटेशन के सेटल डाउन होने से ही फॉर्म होता है। ठीक है, शेल उस तरह से फॉर्म होती है, लाइमस्टोन जो है वो डेड मैटर के एक्यूमुलेट होने से फॉर्म होता है, और सी बेड्स में यूजुअली इनकी फॉर्मेशन होती है। सो जो इंडियन प्लेट थी दैट एक्चुअली स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, और वो टेथस सी के जितने भी सेडिमेंट्स थे उनको फोल्ड करती गई, उनको वो बेंड करती गई, और उसकी वजह से ही ये हमारे माउंटेन रेंजेस जो हैं वो फॉर्म हुई। इनको हम फोल्डेड माउंटेन स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जिसमें हिमालयस की पूरी बेल्ट शामिल है। अब यहाँ पे जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं हिमालयन रेंज में, उसमें हमें जहाँ पे लेसर इंटेंसिटी की फोल्डिंग और स्क्वीजिंग नज़र आती है, यानी मटेरियल्स आर स्क्वीज टुगेदर, वो तो अभी भी सेडिमेंट्री नेचर के हैं। लेकिन अगर आप अपर रीचेस ऑफ हिमालयस को ऑब्जर्व करें या कराकोरम रेंज की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पे आपको इन्हीं रॉक्स की मेटामॉर्फोज फॉर्म्स मिलेंगी, जो कि कंपैक्शन और प्रेशराइज होने की वजह से फोलिएटेड स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने लाइमस्टोन की बात की है कि वो आपको पोटोहार रीजन में मिलता है, लेकिन अगर आप सवात की तरफ चले जाते हैं तो आपको लाइमस्टोन की ही मेटामॉर्फोज फॉर्म जो है वो मार्बल के तौर पे नजर आती है। ठीक है, इसी तरह से शेल जो है वो मिट्टी का पत्थर है, रेड कलर का है, लेकिन अगर आप गिलगित और हंसा की साइड पे चले जाते हैं तो वहाँ पे ब्लैक कलर का बहुत कॉम्पैक्ट किस्म का आपको पत्थर मिलेगा, जिसको स्लेट का नाम देते हैं, जो कि शेल की मेटामॉर्फोज फॉर्म है। इसी तरह से कार्बन की जो मतलब कोल की जो मेटामॉर्फोज फॉर्म्स है, उसमें आपको ग्रेफाइट और डायमंड जो है उसके चांसेस भी हैं कि वो नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल आपको मिले। ठीक है, सो इसमें मेन चीज़ जो है वो यही है कि रीजनल मेटामॉर्फिज्म इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एक बहुत एक्सटेंसिव एरिया की रॉक्स जो है वो अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर रही होती हैं। फोलिएटेड इसलिए कहा जाता है कि इसमें ग्रेन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा स्क्वीज हो जाते हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोलेकुलर स्ट्रक्चर है वहाँ तक प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होके उस स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। कि जिस तरह कोल जो है उसकी डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन ग्रेफाइट की डेंसिटी कोल से काफ़ी ज़्यादा है, और डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है, और वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है जब जिस जिसमें उसकी स्क्वीजिंग हुई है। ठीक है, तो इस हवाले से जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उसकी दो मेजर टाइप्स आपको मिलेंगी। एक आपको कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म के हवाले से, और दूसरी जो है वो रीजनल मेटामॉर्फिज्म के हवाले से है। सो यहाँ पे अब अगर हम डिफरेंट रॉक टाइप्स को देखें, जैसे ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट को हमने कल आइडेंटिफाई किया था कि ये एक इग्नियस रॉक है। ठीक है जी, और अगर इसकी हम पूरी फैमिली मतलब फैमिली ट्री को फॉलो कर रहे हो कि ग्रेनाइट जो है उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बात हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी थी कि ये लार्ज ग्रेन है, इसके क्रिस्टल ज़्यादा बड़े हैं। तो उस हवाले से देखा जा सकता है कि जो ग्रेनाइट है, पहली बात तो ये है कि अगर इसको केमिकल कंपोजिशन की बेस पे आइडेंटिफाई किया जाए तो ये एसिडिक या फेल्सिक रॉक है। ठीक है, दूसरी बात ये आ गई कि इसमें लार्ज क्रिस्टल्स हैं। लोकेशन की बेस के ऊपर बात की जाए तो ये प्लूटोनिक नेचर की रॉक है। ठीक है, और अगर इसकी प्राइमरी टाइप की बात की जाए तो वो लाजमन ये है कि इट इज़ एन इग्नियस रॉक। तो इग्नियस है, एसिडिक है, प्लूटोनिक है, ये आपको उसके साथ आपको पिक्चर उसकी नज़र आ रही है, बट इट इज़ स्क्वीज्ड, इट इज़ कंप्रेस्ड, इट इज़ मेटामॉर्फोज्ड इनटू नाइस। ठीक है, तो ग्रेनाइट का जो मतलब नाइस जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है, इसका
इक्विवेलेंट जो है, जिसको मेटामॉर्फिक इक्विवेलेंट कहा जाता है, वो ग्रेनाइट है। ठीक है, कि ग्रेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइस। इसी तरह से अभी जिक्र आया शेल का। शेल मिट्टी का पत्थर है, और इस शेल के अंदर आपने जो मतलब इसकी अगर वही बात है, इसका फैमिली ट्री अगर हम फॉलो करें तो उसमें आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो ये कि हमने इसको सेडिमेंट्री रॉक्स में स्टडी किया था। सो प्राइमरीली ये सेडिमेंट्री टाइप की रॉक है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको ऑब्जर्व किया था कि ये इनऑर्गेनिक नेचर की है। अगर इसकी फर्दर आप सेकंड कैटेगरी की तरफ चले जाएं, ये सेकंड टाइप लेवल और टाइपोलॉजी पे चले जाएं। इनऑर्गेनिक के बाद हमने देखा था कि इनऑर्गेनिक में दो टाइप्स आ रही थी, एक थी केमिकली फॉर्म्ड और एक थी मैकेनिकली फॉर्म्ड। सो ये मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक की कैटेगरी से बिलोंग करती है। और फर्दर मैकेनिकली फॉर्म में आपने तीन वर्ड्स देखे थे, एक थी आर्जिलेसियस, आर्जिला क्ले को कहा जाता है, एक आरेनेसियस, आरेना सैंड को कहा जाता है, रूडेसियस, रूडस का वर्ड जो है वो पेबल के लिए यूज होता है। सो मैकेनिकली फॉर्म है, प्लस ये आर्जिलेसियस सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, शेल मिट्टी का पत्थर। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू स्लेट। स्लेट जो है वो बड़ी कॉम्पैक्ट थिन लेयर्स वाली रॉक है, इम्परवियस है। शेल की अगर प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो शेल जो है उसके अंदर पोर स्पेसेस अवेलेबल है, पानी उसमें पर्कुलेट कर जाता है, जज्ब हो जाता है, पोरस किस्म की रॉक है। लेकिन स्लेट जो है ये बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट थिन लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है, और इवन के ये जो फाइन थिन लेयर्स हैं, दीज कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म द राइटिंग स्लेट्स। तो पहले जो राइटिंग स्लेट्स होती थी वो इसी रॉक की फोलिएट्स को, या आप कह सकते हैं कि उसी की थिन लेयर्स को यूज करते हुए बनाई जाती थी। फर्दर मोर ये रूफिंग में इस्तेमाल होती हैं, जैसे आप जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर को देखें तो उसकी जो छत पे ब्लैक कलर का पत्थर जो है वो रूफिंग के लिए जो इस्तेमाल हुआ है वो स्लेट है। ओके, इसके बाद आ जाए, जैसे ये अब सैंडस्टोन है, ठीक है, इसमें ये सेडिमेंट्री है, ये इनऑर्गेनिक है, ये मैकेनिकली फॉर्म्ड है, लेकिन यहाँ पे आकर ये डिफरेंट है कि ये आरेनेसियस है। आरेनेसियस का मतलब ये है कि इसमें सैंड पार्टिकल्स आपस में कंपैक्ट होके सैंडस्टोन फॉर्म हुआ था। ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक टाइप है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्जाइट और सैंडस्टोन में आप देख रहे हैं कि सैंडस्टोन में आपको ग्रेन्स नजर आ रहे हैं कुछ प्रोमिनेंट से, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल स्क्वीज हो चुके हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से अब फर्दर अगर और टाइप्स को देखा जाए, जैसे मार्बल है। ठीक है जी, मार्बल को हमने आइडेंटिफाई किया था कि वो एक सेडिमेंट्री रॉक, सॉरी लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, और सेडिमेंट्री में ऑर्गेनिक टाइप और ऑर्गेनिक में कैल्केरियस टाइप इसकी बनती थी। ठीक है, एंड दिस लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड टू मार्बल। सो अब लाइमस्टोन को या चौक को देखें तो वो बहुत ही लाइट वेट है और पोरस है। ठीक है, लस्टर उसमें आपको नजर नहीं आएगा, चमक नजर नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन मार्बल को अगर हम देखते हैं तो वो बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत डेंस एज कंपेयर टू लाइमस्टोन, और उसके साथ साथ इम्परवियस यानी पानी को जज्ब नहीं करता, और लस्टर उसके अंदर आपको नजर आता है यानी चमक भी है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन मार्बल भी CaCO3 है, और जो लाइमस्टोन है वो भी CaCO3 है। इसी तरह से कोल की एग्जांपल है, कोल सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री की सब टाइप्स में ये ऑर्गेनिक रॉक की कैटेगरी में फॉल करती है, और कार्बोनेशियस कैटेगरी से बिलोंग करती है। कार्बन बेस्ड एलिमेंट जो है वो इसका मेन कंपोनेंट है। सो कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक है कोल, लेकिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एंथ्रासाइट एट फर्स्ट स्टेज। अगर कम प्रेशर इस पे एक्सर्ट हो तो ये एक पत्थर के कोयले में या एक हार्ड फॉर्म जो है कोल की उसमें कन्वर्ट होता है। उसके बाद फर्दर प्रेशराइज होने के बाद ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रेफाइट से आगे अगर फर्दर प्रेशर और हीट ये फेस करे तो ये डायमंड में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जहाँ पे अभी हमने ये स्लेट को देखा है, ये शेल जो है
as a sedimentary rock is converted to slate at first step, but further it can be metamorphosed to form phyllite. वो उससे भी ज़्यादा compacted और उससे भी ज़्यादा squeezed अगर structure है तो उसको phyllite कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक और रॉक इसमें हम देखते हैं जो कि मिका है, which is an igneous rock and it is acidic type rock. ठीक है, लेकिन फाइन ग्रेन्स वाली है। मिका इज कन्वर्टेड इनटू शिस्ट। ठीक है जी। सो ये आपकी एग्जांपल्स जो है, ये एग्जांपल्स तो इवन क्वेश्चन एवरीडे साइंस के पार्ट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे यही है कि सब अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है, पास में कई क्वेश्चन ऐसे आए हुए कि डिफाइन रॉक, जब आपको डिफाइन रॉक का कहा जा रहा है तो आपने सिर्फ एक डेफिनेशन देनी है जो कम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन हो। फिर आगे उस क्वेश्चन का पार्ट पूछा जा रहा होता है जी कि व्हाट आर द मेन टाइप्स, तो उसमें आपने 3 टाइप्स के नाम बताने हैं और उनकी फर्दर डेफिनेशन अगर आप देना चाहें तो एक एक शॉर्ट डेफिनेशन दे सकते हैं, जिस तरह इग्नियस है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स जो आपके क्वेश्चन के होंगे, ये 5 नंबर की डिवीजन होगी जिसमें 2 नंबर डेफिनेशन के हैं और 3 नंबर जो है वो दिए हुए हैं फॉर टेलिंग द टाइप्स ऑफ द रॉक्स। ठीक है, कि जो 3 प्राइमरी टाइप्स है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। लेकिन आगे जो उसने किया होगा वो यही होगा कि उसने किसी एक स्पेसिफिक टाइप की रॉक को, यानी इग्नियस, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री को डिटेल से लिखने को कहा होगा। आइदर इट वुड बी मेंशन्ड, ठीक है, कई दफा मेंशन किया जाता है और कई दफा पास पेपर्स में आप देखेंगे सिर्फ यही लिखा है कि डिस्क्राइब एनीवन इन डिटेल। सो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे इस टॉपिक के हवाले से कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो सिर्फ 2 पैराग्राफ या मैक्सिमम 2 पेजेस ऐसे बन सकेंगे कि जिसमें आप कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, और एक हाफ पेज जो है वो सिर्फ ये फ्लो चार्ट्स का बन जाएगा कि जिसमें आप एग्जांपल्स देंगे। कोई डायग्राम्स ऐसा नहीं बन सकेंगे, लेकिन आप इसमें ये एग्जांपल्स देंगे कि कौन कौन सी रॉक किस नेचर की जो है वो मेटामॉर्फोज होके कौन सी रॉक में कन्वर्ट हो रही है। जैसे ग्रेनाइट जो है वो नाइस में कन्वर्ट हो रही है, शेल जो है वो स्लेट में कन्वर्ट हो रही है, सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो रहा है, कोल जो है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है इनटू द डायमंड। ठीक है जी, तो ये बेसिक टाइप्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। अब एक और क्वेश्चन जो बनता है रॉक्स के चैप्टर से, दैट इज द रॉक साइकिल। ठीक है जी, अब इसमें अगर हम इसको पैरेलल जो है ड्रॉ करें और कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर लें, जैसे कि हमने प्राइमरी रॉक्स पढ़ी थी, उसमें तो हमने यही पढ़ा था कि जी मैग्मा सबसे पहले फॉर्म हुआ था ज़मीन के क्रस्ट से, के फॉर्मेशन से पहले भी जो मैग्मा था मोल्टन स्टेट ऑफ द प्लैनेट थी, यानी पिघली हुई हालत में चट्टानें थी, दैट एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू igneous rocks. So igneous rocks को जैसे हमने डिफाइन किया था कि these rocks are formed due to the solidification of magma और lava. So यहाँ पे हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं साइकिल में कि मैग्मा है और मैग्मा जो है वो सोलिडिफाई हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, तो इंट्रूसिव igneous rocks भी फॉर्म हो रही हैं। और उसके साथ साथ अगर ये एक्सट्रूड कर जाता है, अगर ये बाहर आ जाता है वोल्केनोस के थ्रू लावा के तौर पे और वहाँ पे आके फ्रीज हो जाता है, तो वो इग्नियस की एक्सक्लूसिव टाइप बन रही है। ठीक है, अब ये रॉक्स जो हैं ये फेस करेंगी वेदर कंडीशंस को, टेम्परेचर चेंजेस को, जो कि हमारी एनवायरनमेंट से, आउटर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसमें उनकी वेदरिंग होगी, उनका ब्रेक डाउन होगा, उनकी ट्रांसपोर्टेशन है, डेपोजिशन है, सेडिमेंटेशन होगी। और सेडिमेंटेशन जैसे हमने सेडिमेंट्री रॉक्स में पढ़ा था कि लिथिफिकेशन, कंपैक्शन, सीमेंटेशन के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो जाएंगी। सो इग्नियस रॉक्स जो हैं उनसे सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो जानी है। ठीक है, लेकिन पैरेलल टू दिस ये भी पॉसिबल है कि ये इग्नियस रॉक्स जो हैं ये प्रेशर को फेस करना शुरू कर दें, ये टेम्परेचर चेंजेस को एक्सपीरियंस करें और फेस करें और उसकी वजह से ये मेटामॉर्फोज हो जाए। सो यहाँ पे आपको एक ग्रीन एरो नज़र आ रहा है कि ये डायरेक्टली मेटामॉर्फोज भी हो सकती है और यहाँ से ये साइकिल ऐसे भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से फिर यहाँ पे भी बात आएगी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हुई हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। इफ दे वुड मेल्ट डाउन
they would become igneous. ठीक है, igneous के लिए जो आपके पास options हैं वो यही है कि if they break down they would become sedimentary. ठीक है, if they modify themselves they would become metamorphic. So sedimentary rocks अगर melt down हो गई, ठीक है, तो they would become magma and the cycle would reverse itself और igneous rocks में ही उनकी conversion होगी. Sedimentary अगर खुद break down हो जाती हैं और फिर से उनके parts और sediments जो हैं वो rejoin कर जाते हैं तो sedimentary दोबारा sedimentary भी बन सकती है. और अभी हमने देखा कि बहुत सारी sedimentary rocks जैसे हमने limestone, coal और शेल को देखा कि ये सेडिमेंट्री नेचर की थी, लेकिन ये हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फोज हो गई, तो ये मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो जाती हैं. इसी तरह से अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात की जाए कि वो अगर एग्जिस्ट कर रही हैं, देयर मेल्टिंग वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, their breakdown would result in the formation of sedimentary rocks, and even a metamorphic rock can be metamorphosed to a new form of metamorphic rock. जैसे हमने multiple degrees of metamorphism देखे, जैसे हमने कहा कि पहले कोल जो है वो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होगा, एंथ्रासाइट मेटामॉर्फिक कंसिडर होगी, एंथ्रासाइट से आगे शेल उसकी कन्वर्जन ग्रेफाइट में है, ग्रेफाइट की फर्दर कन्वर्जन जो है वो डायमंड में है. सो इवन मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं रॉक साइकिल. ये CSS में तो 2010 में एक फुल क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है और PMS में ये जो है ये आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है. ठीक है, सो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी शॉर्ट रहा है और ये 2 टॉपिक्स इसमें कवर हुए हैं, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स का और एक रॉक साइकिल का. ठीक है, अब कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लेट टेक्टोनिक्स का और उसका थ्योरी वाला पार्ट जो है वो हम कल कवर करेंगे. एल्फ्रेड वैगनर की एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, उसके बारे में कल का लेक्चर होगा और उसमें भी आप काफ़ी हद तक मेटामॉर्फिक रॉक्स और ये जो जितनी भी रॉक टाइप्स आपने पढ़ी है ये उसके ऊपर काफ़ी हेल्पफुल होंगी. रादर ये 30 to 40% जो है टॉपिक ओवरलैप भी करेगा. अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं. ओके, कल के लेक्चर में एक चीज़ जो मिसिंग रह गई थी वो ये थी कि हम लोगों ने बात की थी अबाउट रोडेसियस सेडिमेंट्री रॉक्स और रोडेसियस सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने 2 सब कैटेगरीज के नाम देखे थे. एक था कॉन्ग्लोमरेट, ये लेक्चर टाइम शॉर्टेज की वजह से उसका पार्ट मिस हो गया था, और दूसरा था ब्रैकिया. ठीक है, रोडेसियस का मतलब तो सिंपल रूडस से वर्ड है और उसका मतलब ये है कि जी मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो हैं वो रॉक्स के और फ्रैगमेंट्स और पेबल्स और इवन बोल्डर्स आपस में ज्वाइन हो चुके हो. बिल्कुल ऐसे ही जैसे सड़कें बनाने के लिए आप देखते हैं कि पहले क्रश किया हुआ पत्थर डाला जाता है, फिर उस पर मिट्टी की लेयर डाल दी जाती है और उस पर ट्रैफिक अलाउ कर दी जाती है और वो मिट्टी जो है वो कॉम्पैक्ट होते होते उन पत्थरों को आपस में जोड़ देती है. सो बिल्कुल ऐसे ही आपको दरियाओं के किनारे पे कई पहाड़ी इलाकों में ऐसे नजर आएगा कि बड़े बड़े बोल्डर्स और ब्लॉक्स और पेबल्स जो हैं वो मिट्टी में जम चुके हैं, फिक्स हो चुके हुए हैं. सो अगर वो ब्लॉक्स जो हैं वो राउंडेड हैं और पेबल शेप हैं, स्फेरॉइडल हैं और वो इस तरह से फिक्स हो चुके हुए हैं इन स्ट्रक्चर, तो उसको कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है. यानी साइज तो वही है कि ब्लॉक्स हैं या लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं जो कि इसके अंदर आपको नजर आएंगे, लेकिन ये जो ब्लॉक फॉर्म होगा रॉक स्ट्रक्चर का, that will be having the pebbles or boulders of rounded shapes. लेकिन अगर वही पेबल्स और बोल्डर्स जो हैं वो एंगुलर शेप्स के हैं, एजेस वाले हैं, एंगुलर हैं, डिफरेंट
एंगल्स के ऊपर ब्रेक हुए हुए हैं, और ये ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स अगर आपस में इस तरह से जुड़ चुके हैं, कॉम्पैक्ट हो चुके हुए हैं, तो उस सूरत में इसको ब्रैकिया का नाम दिया जाता है। सो कॉन्ग्लोमरेट और ब्रैकिया में जो मेन डिफरेंस आता है वो सिर्फ उन ब्लॉक्स की शेप्स का है कि इफ दे आर राउंडेड एंड स्फेरॉइडल और स्फेयर शेप, then the structure will be termed as conglomerate, otherwise it will be termed as breccia. So ये टॉपिक जो था ये सेडिमेंट्री रॉक्स के मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स की जो थर्ड कैटेगरी थी which refers to rhodaceous, ये उससे रिलेटेड था। कल के लेक्चर में ये ब्रैकिया मिस हो गया था, ठीक है, ये आप उसमें ऐड कर लीजिए। सो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और कल इंशाल्लाह जो है वो मैं आपसे प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कवर करूँगा। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, अभी आपको ये वीडियो जो है ये थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पर भी हो जाएगी यूट्यूब के थ्रू। थैंक यू।